नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। जिजुन के पैरों के नीचे सप्तभुजाकार सरणी चमकने लगी। 14 रक्तमोती धीरे धीरे गरजने लगे। रक्तमोती कान फाड़ने वाली आवाज के साथ सीधे सोंग जिजुन की ओर बढ़े। जिजुन ने उन रक्त मोतियों को देखा और उसका शरीर हिल गया, जिससे परछाइयों की एक सीरीज बन गई। ये परछाइयां परतों में थीं। उन परछाइयों की सुरक्षा में सोंग जिजुन अपने पैर फैलाए खड़ा था और एक कदम भी नहीं हिला। वो एक ही जगह पर डटा रहा। सोंग जिजुन ने सभी रक्त मोतियों को आसानी से चकमा दे दिया। सूक्ष्मता। जिंग राज्य युवा मास्टर्स ग्रुप खुद को खुश होने से रोक नहीं पाया जब उन्होंने सोंग जिजुन की मूवमेंट्स देखी। अपनी फेम के बावजूद युवा गुरु जिजुन सूक्ष्मता की बारीकियां कैसे नहीं जानते होंगे। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की सीरीज में 14 कठिनाई स्तरों को पार करना कितना आसान है, और वे बता सकते थे कि सोंग जिजुन की स्पीड और भी तेज थी, हेशा से भी कहीं ज्यादा तेज। हेशा से ज्यादा स्पीड और आदर्श से ज्यादा टेक्निक के कारण सोंग जिजुन को केवल परफेक्ट ही कहा जा सकता था। टेक्निक और स्पीड दोनों के सपोर्ट से सोंग जिजुन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स लाइनअप के अंदर स्मूथली आगे बढ़ा। जिंग राज्य के युवा स्वामी सोंग जिजुन की मूवमेंट्स को देखकर अपनी कमियों पर दुखी होने लगे। ब्रह्मांड में कोई लिमिट नहीं थी। शौर्य शक्तिशाली था, लेकिन सोंग जिजुन की तुलना में वो बहुत पीछे था। एक और कठिनाई ऐड करो। 14 कठिनाई स्तर सोंग जिजुन के लिए बस एक वार्म अप था। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की सीरीज से अभ्यस्त होने के बाद सोंग जिजुन 15वें कठिनाई स्तर पर जाना चाहता था, और ये कठिनाई अभी भी सोंग जिजुन को परेशान करने में फेल रही। 15 कठिनाई स्तर कोई आसान काम नहीं था। तेज स्पीड से चलने वाली फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स ने हवा में एक छोटा सा बवंडर पैदा कर दिया था। भारी प्रेशर के चलते सोंग जिजुन को आखिरकार अपने पैर हिलाने पड़े। 15 कठिनाई स्तरों पर सोंग जिजुन भी फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से बचने के लिए अपनी जगह पर नहीं टिक पा रहा था। सोंग जिजुन के कदम बहुत खास थे। उनका एक भी कदम 1.5 फुट से ज्यादा नहीं होता था। इतना छोटा कदम किसी छोटे बच्चे के चलना सीखने से अलग नहीं था। ऐसे पैरों के निशान आपस में जुड़े होने की वजह से ये बताना डिफिकल्ट था कि सोंग जिजुन के पैर कहां पड़ रहे हैं। ये सोंग परिवार की सीक्रेट टेक्निक है, आधे कदम। जिंग राज्य के एक युवा गुरु ने कहा। जिंग राज्य के पारिवारिक कुलों के लाभ केवल रिसोर्स ही नहीं थे, बल्कि विरासत भी थी। आधे कदम की ये टेक्निक सोंग परिवार के बाहर नहीं फैली थी। पुराने पारिवारिक कुलों के पास कोई न कोई पारिवारिक विरासत या आधारशिला टेक्निक जरूर होती थी। यही उनकी विरासत थी। एक और लेवल ऐड करें, सोंग जिजुन ने लाइनअप के अंदर से कहा। अगर एक और ऐड किया जाए तो कठिनाई के 16 स्तर हो जाएंगे। चाहे वो जिंग राज्य के युवा स्वामी हो या विशाल जंगल के बेटे, वे सोंग जिजुन की तारीफ कर रहे थे। लाइनअप कंट्रोल के इंचार्ज युवा मास्टर ने एक गहरी सांस ली और 16वें क्रिस्टल को दबाया। चोंग! फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स गरजी। तेज हवा के झोंकों से लोगों के कान सुन्न हो गए। आग की लकीरें आग का जाल बन गईं। इस पॉइंट पर सोंग जिजुन को आखिर में कुछ प्रेशर महसूस हुआ। उनकी मूवमेंट्स अभी भी परफेक्ट थीं, लेकिन धीरे धीरे वो तालमेल बनाए रखने में फेल हो गए। आधे कदम सोंग परिवार की सीक्रेट टेक्निक थी, लेकिन सोंग जिजुन ने इसे पूरी तरह से नहीं समझा था। अपने स्टैंडर्ड के साथ उसके लिए इसे दिखाना डिफिकल्ट था। इससे उसकी मानसिक शक्ति और युवान क्यूई काफी कमजोर हो गई थी। सूक्ष्मता के छोटी सफलता के लेवल के करीब पहुंच रहा है और उसकी स्पीड तेज है। इस उम्र में आधे कदम की छोटी सफलता के लेवल तक पहुंचने के लिए सोंग जिजुन को जिंग राज्य में बेस्ट माना जा सकता है। निर्भय ने एकदम सही एनालिसिस दिया। इस पॉइंट पर सोंग जिजुन अपनी लिमिट तक पहुंच गया। वो लाइनअप से हट गया। आखिर में वो 15 मिनट तक 16 कठिनाई स्तरों पर लाइनअप में बना रहा। जहां तक 17वें कठिनाई स्तर की बात है, उसने उसे चैलेंज नहीं दिया। 16वें और 17वें कठिनाई स्तर के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं के लिए भले ही उन्होंने सूक्ष्मता में बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हों, वे इसे जल्दबाजी में ट्राई करने की हिम्मत नहीं करते। सोंग जिजुन के स्टेज से उतरते ही पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। सूक्ष्मता से भरा एक युवक ने अपनी गतिशीलता टेक्निक्स का प्रदर्शन करके कई योद्धाओं को एक्साइटमेंट से भर दिया, खासकर जिंग राज्य के युवा स्वामियों के बीच। उनके चेहरे चमक रहे थे। सोंग जिजुन उनका आइडल था। आदर्श ने जो कुछ भी दबा दिया था, उसे अपने टॉप लेवल पर वापस पा लिया था। जिंग राज्य के कुलों की यही विरासत थी। जिंग राज्य के कुलों के बेटे होने के नाते उनके दिल गर्व से भरे हुए थे। एक दिन वे ऐसे रिजल्ट हासिल कर सकते थे। सोंग जिजुन के बाद आदर्श था। सबकी नजरें आदर्श पर टिक गईं। 15 मिनट में 16 कठिनाई स्तर। ऐसे रिजल्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा था। आखिरकार जब आदर्श शौर्य के साथ कंपटीशन कर रहा था तो कठिनाई के 14 स्तर ही उसकी लिमिट लग रहे थे। आदर्श ने अपनी सांस को कंट्रोल किया और अपने शरीर के अंदर युआन क्यूई को फ्लो किया ताकि वो अपनी बेस्ट कंडीशन तक पहुंच सके। अब तुम्हारी बारी है। सोंग जिजुन नीचे आते हुए आदर्श से कंधे से कंधा मिलाकर बोला। उसने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए आदर्श को देखा।
आदर्श ने शांति से सोंग जिजुन की ओर देखा और सिर हिलाया। उसकी आंखें रात के आसमान के तारों की तरह साफ थीं। उसकी शांति में एक तेज धार थी। उनकी नजरें इस तरह टकरा रही थीं मानो तलवारों की टकराहट की आवाज हो रही हो। आदर्श, क्या तुम अब भी वहां संघर्ष करने की प्लानिंग कर रहे हो? रिजल्ट तो साफ है। अगर युवा गुरु शौर्य की गलती से लाइनअप रुक न जाती तो आदर्श 14 कठिनाई स्तरों से बुरी तरह हार जाता। अब युवा गुरु जिजुन 16 कठिनाई स्तर पूरे कर चुके हैं। अगर आदर्श अपने 14 स्तरों को पूरा कर लेता तो क्या ये इंटरेस्टिंग होता? जिंग राज्य के युवा स्वामियों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उनके लिए सोंग जिजुन पहले ही जीत चुका था। डिफरेंस बहुत बड़ा था। आदर्श को मजबूरी में अपनी शान बचाने के लिए स्टेज पर चढ़ना पड़ा। विशाल जंगल से आए लोग चुप रहे। वे आदर्श को चिंता भरी आंखों से देखते रहे। निर्भय ने अपनी दाढ़ी रगड़ी। आदर्श को इंटरेस्ट से देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसने कुछ इंटरेस्टिंग देख लिया हो। आदर्श उछला और तीर की तरह बाहर निकल गया। पल भर में वो फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की लाइनअप में जा पहुंचा। उसने लाइनअप के कंट्रोलर से कहा, कठिनाई के 14 स्तर, फिर से 14 लेवल। ये बहुत बोरिंग है। यही उसकी हद है। अगर उसमें जरा भी हिम्मत होती तो वो अभी 15 लेवल तक पहुंच जाता। हे, तुम आदर्श को परेशान होते देखना चाहते हो ना? चिंता मत करो, 15 लेवल की कोई जरूरत नहीं है। 14 लेवल ही काफी हैं उसके लिए फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से मारा जाना। जिंग राज्य के युवा स्वामी तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे आदर्श का प्रदर्शन देखने के लिए नहीं, बल्कि उसके फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से घायल होने, उसकी चोटों से खून की उल्टी करने और आधे महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने का इंतजार कर रहे थे। लाइनअप जगमगा उठा और रक्त की किरणें ऊपर की ओर उछलीं। 14 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स ने एक भयंकर गर्जना की और हवा में अजीब अजीब रास्तों से घूमते हुए आदर्श की ओर बढ़े। आदर्श 14 कठिनाई स्तरों से परिचित था, लेकिन फिर भी वो वहीं से शुरुआत करना चाहता था। वो अपनी समझ को तब तक जारी रखना चाहता था जब तक उसका शरीर अपने टॉप पर था। उसने आंखें बंद करते हुए अपनी सांसों को स्टेबल किया। हमलों को फील करने के लिए बल महसूस करके उसने खुद को अपनी लिमिट्स के करीब धकेला। तभी वो अपनी पूरी कैपेसिटी को शो कर सका। पल भर में आदर्श अपनी टॉप कॉन्सेंट्रेशन पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में वो अकेला बचा हो और उसके शरीर के चारों ओर एक तेज हवा बह रही हो। ये फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से उनके पार्ट्स के माध्यम से फ्लो हो रही हवा थी। ये विचार धीरे धीरे उसके मन में क्लियर हो गए। आदर्श हिल गया क्योंकि हर रक्त मोती उसके शरीर से छू गया। आदर्श फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल के हर अटैक को बहुत मुश्किल से अवॉइड कर पाया। ये उसकी लिमिट थी और बहुत खतरनाक। कई बार उसे तेज हवा से अपनी स्किन में होने वाले दर्द का एहसास हुआ। हर बार छूने के बाद ऐसा लग रहा था मानो उसकी स्किन फट जाएगी और उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विशाल जंगल के बेटों ने जब ये सीन देखा तो उनके दिल लगभग रुक से गए। आदर्श मुश्किल से 14 स्तरों पर इसे संभाल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो घायल हो जाएगा। आदर्श की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने फ्लोइंग मर्करी गाउन का वजन एडजस्ट किया। इससे वो अपनी लिमिट के करीब पहुंच गया ताकि शारीरिक मेहनत ज्यादा हो। आदर्श के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क गईं। एक के बाद एक सेकंड बीतते गए। जल्द ही 15 मिनट बीत गए। जिंग राज्य के युवा मास्टर ग्रुप ने अपनी गर्दन दुखने तक इंतजार किया। वे आदर्श को रक्त मोतियों से हराया हुआ देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हर बार जब आदर्श को फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से मारा जाने वाला होता तो वो हमेशा सही टाइम पर इससे बच जाता। ऐसी कंडीशन कई बार हो चुकी थी। आदर्श ने धीरे धीरे 15 मिनट उस घेरे में बिता दिए थे। उसके बाद 30 मिनट। जिंग राज्य युवा मास्टर्स ग्रुप ने अविश्वास के साथ इंतजार किया। क्या गलत है? अरे, कम से कम 15 कठिनाई स्तरों को चैलेंज दो। जिंग स्टेट यंग मास्टर्स ग्रुप को मानना पड़ा कि आदर्श 14 कठिनाई स्तरों को संभाल सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा कर भी लेता तो क्या वो वहां 2 घंटे तक रुकता? वे उम्मीद कर रहे थे कि आदर्श की सहन शक्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो इसे संभालने में फेल हो जाएगा। लेकिन इस समय जैसे ही एक किरण शॉट पास हुआ, आदर्श ने कुछ निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। भयंकर जानवर अवशेष। जिंग राज्य के युवा स्वामी हैरान रह गए। हड्डी के अवशेष खा रहा है। वो हड्डी के अवशेष भी खा रहा है। आदर्श कोई गॉड नहीं था। भले ही बैंगनी क्रिस्टल स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू को अब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी वापस पा सकता था, लेकिन फ्लोइंग मर्करी गाउन के बहुत ज्यादा वेट के कारण ये उसे लगातार उसकी लिमिट तक धकेलता रहा, जिससे उसकी एनर्जी कम होती रही। इसलिए उसे अपनी एनर्जी फिर से पाने की जरूरत थी। क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? कुछ युवा गुरुओं ने विरोध किया, लेकिन आगे सोचने पर पता चला कि अस्थि अवशेष खाने के खिलाफ कोई रूल्स नहीं था। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो 2 घंटे तक उसमें खेल सकता है और शायद रात के खाने तक भी। जिंग राज्य के युवा मास्टर्स हैरान रह गए। आदर्श ने आसपास की बातचीत पर ध्यान नहीं दिया। वो तो अपनी ही दुनिया में खो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शरीर की मांसपेशियों के हर इंच को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है और किसी भी छोटी सी मूवमेंट को एक्यूरेसी से पूरा कर सकता है। उसे लगा कि उसके शरीर पर भारी फ्लोइंग मर्करी गाउन का प्रेशर उसे हर मूवमेंट में भारी एनर्जी खर्च करने पर मजबूर कर रहा है। उसे फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के पाथ की कैलकुलेशन करने के लिए भी अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ रहा था।
ऐसी कंडीशंस में आदर्श शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था, लेकिन थकावट के बावजूद भी उसके मन में खुशी की फीलिंग पैदा हुई। सूक्ष्म सूक्ष्मता, सूक्ष्म सूक्ष्मता, क्या ये सूक्ष्म सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का लेवल है? बहुत ज्यादा दर्द और आनंद में डूबे हुए आदर्श अपने चारों ओर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के पाथ को संभालने में और ज्यादा स्किलफुल हो गया। हालांकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था, फिर भी आदर्श एक ऐसी अलौकिक स्थिति में था जहां उसने धीरे धीरे ग्रोथ की। आदर्श के दिल की रोशनी जितनी देर तक वो झेलता रहा उतनी ही तेजी से बढ़ती गई। ये लगातार फैल रही थी और शून्य में कटी हुई लाइंस जैसे धुंधले रास्ते धीरे धीरे साफ होते गए। उसने ये भी फील किया कि उसके शरीर में स्पेस धीरे धीरे बाहर की ओर फैल रहा है, जिससे उसके शरीर में पेन हो रहा था। आदर्श को खुशी का फीलिंग हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता था कि वो शारीरिक तौर पर अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। जिस पल वो शारीरिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो यकीनन उस रहस्यमयी स्टेट से बाहर आ जाएगा। सौभाग्य से ज्योति ने जाने से पहले उसके लिए कई अस्थि अवशेष छोड़े थे। आदर्श ने एक और अस्थि अवशेष खाया। उसके शरीर में एक गर्म एनर्जी फैल रही थी। आदर्श का शरीर पसीने से भीग चुका था। आदर्श पहले ही 2 घंटे तक उस डोमेन के अंदर टिका हुआ था। शायर राज्य के यंग मास्टर्स तब तक देखते रहे जब तक उनकी आंखें धुंधली नहीं हो गईं। आदर्श की हरकतें नहीं बदली। वे 2 घंटे तक उल्टी करने की फीलिंग के साथ गर्दन सीधी करके बेवकूफी से देखते रहे। क्या इसका कोई मतलब है? किसी ने विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने वैभव दिव्य साम्राज्य के जनरल निर्भय की ओर देखा तो वो अभी भी अपनी ठोड़ी सहला रहा था और आदर्श को इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतने लंबे समय तक चलने वाली एक ही चाल कैसे इतनी इंगेजिंग हो सकती है। शायर राज्य के यंग मास्टर्स अपना धैर्य खोने ही वाले थे कि डोमेन का इंचार्ज युवा मास्टर नींद में डूबने लगा। लेकिन अचानक उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे वे एक्साइटेड हो गए। एक और लेवल ऐड करो। आदर्श ने अपना मुंह खोला। उसने बड़ी मुश्किल से कहा और उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। इससे लोगों को लगा कि वो अपनी लिमिट के करीब आ चुका है। उसने ये शब्द पसीने में लथपथ होकर कहे, इसे और टफ बना रहे हो? आखिरकार वो इसे और टफ बना रहा है। शायर राज्य के यंग मास्टर्स जो अपनी भारी पलकों को थामकर स्ट्रगल कर रहे थे, अचानक रिफ्रेश हो गए। वाह, आदर्श आखिरकार 15 मुश्किल लेवल्स को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। व्यू को कंट्रोल करने वाले युवा मास्टर ने 15वें क्रिस्टल को दबाते हुए एक्साइटमेंट से अपने होंठ चाटे। अब तुम खत्म हो। उन्होंने अपनी आंखें चमका ली और आदर्श को फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से इंजर्ड और सीरियसली इंजर्ड होते देखने का वेट करने लगे। वैम! फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स गर्जना कर रहे थे। 2 घंटे तक हवा में तेज स्पीड से फ्रिक्शन की वजह से हर ब्लड बॉल गर्मी से लाल चमक रहा था। ऐसे ब्लड बॉल से होने वाला डैमेज इमेजिन से परे था। जीजुन के चेहरे पर कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी के भाव थे। वो देखना चाहता था कि आदर्श की लिमिट क्या है। अचानक दुर्जय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि डोमेन के बीच में आदर्श की हरकतों में एक अजीब सा चेंज आ गया था। आदर्श की हरकतें स्लो और बड़ी मुश्किल से हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी भी फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अचानक आदर्श की हरकतें फिर से तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कोई भारी वेट गिर गया हो, जिससे उसका शरीर अचानक डरावनी ताकत और एजिलिटी से भर गया। उसके शरीर के चारों ओर शैडोज दिखाई देने लगीं और ऐसा लग रहा था कि पूरा एरिया आदर्श की परछाई से भरा हुआ है। उन्होंने फ्लोइंग मरकरी गाउन का वजन मिनिमम कर दिया था। अचानक आदर्श की एक्टिविटीज कम से कम 30% तेज हो गईं। बूम बूम बूम! आदर्श ने सभी 15 ब्लड बॉल से दूरी बनाए रखी। ब्लड बॉल्स पलटकर वापस उछले। आदर्श ने अपने पैर की उंगलियां थपथपाईं और फिर से उनसे बच निकला। उसकी हरकतें स्मूथ थीं। 14 मुश्किल लेवल्स की तुलना में उसकी हरकतें ज्यादा हार्मनी और स्मूथनेस के साथ हो रही थीं। एक भी ब्लड बॉल आदर्श की आस्तीन को नहीं छू सका। लोग हैरान रह गए। आदर्श ने अचानक अपनी स्पीड कैसे बढ़ा दी? शायर राज्य के यंग मास्टर्स अविश्वास में थे। यहां तक कि विशाल जंगल के बेटे भी कंफ्यूज्ड थे। क्या आदर्श पहले अपनी ताकत को रोक रहा था? पर ऐसा लग नहीं रहा था। उसकी हर हरकत मानो अपनी लिमिट पर थी। उसके माथे पर उभरता पसीना और नसें इस बात का सबूत थीं। इंटरेस्टिंग! निर्भय, जो आदर्श को इंटरेस्ट से देख रहा था, अचानक हंस पड़ा। डोमेन में आदर्श की आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट चमक रही थी। उसका शरीर अभी भी पसीने में डूबा हुआ था, लेकिन उसका शरीर कंप्लीटली शांत था। उसके शरीर पर लगी रोक काफी कम हो गई थी। फ्लोइंग मरकरी गाउन का वेट कम करने से आदर्श की दबी हुई शारीरिक क्षमता निस्संदेह बाहर निकल आई। 15 मुश्किल लेवल्स को हैंडल करना बहुत ग्रेट था। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स हवा में चीख रहे थे, जिससे तेज हवाएं चल रही थीं, जिन्हें बिना किसी ऐड के देखा जा सकता था। हर जगह भयंकर हवा बह रही थी और आदर्श एक समुद्री चिड़िया की तरह था जो किसी तूफान के बीच आसानी से निकल जाता था। इसे देखने वाले लोग हक्के बक्के रह गए। यह सब स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हो रहा था। क्या आदर्श को 15 मुश्किल लेवल्स पर ब्लड बॉल से टकराने के बाद सीरियसली इंजर्ड नहीं होना चाहिए था? शायर राज्य के यंग मास्टर समझ नहीं पाए।
अगर उन्होंने अपनी आंखों से फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की स्पीड बढ़ती नहीं देखी होती तो उन्हें लगता कि डोमेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इस समय आदर्श ने कुछ और शब्द कहे जिससे सभी के होश उड़ गए। एक और लेवल जोड़ो, मुश्किल का 16वां लेवल। आदर्श की आवाज तेज नहीं थी, हवा में चीखते ब्लड बॉल्स के बीच वो साफ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उनके कानों में गूंजी और उन्हें बहुत सरप्राइज कर गई। वे सभी स्पीचलेस रह गए। क्या वो पागल है? मैं तुम्हारे क्रेजीनेस को कंट्रोल करूंगा और तुम्हें अकड़कर चलने दूंगा। मैं तुम्हें 16 मुश्किल लेवल्स की ताकत से परिचित कराऊंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यंग मास्टर जिजुन के बराबर हो? डोमेन को कंट्रोल कर रहे यंग मास्टर ने 16वें क्रिस्टल को जोर से दबाया। अचानक पूरा प्रेमाइसिस चमक से भर गया। 16 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स बेकाबू हो गए। आसपास की भीड़ खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक सकी। मुश्किल के 16 लेवल्स ने आदर्श पर जबरदस्त प्रेशर डाला। हर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल एक टूटते तारे की तरह था। इसने आदर्श के शरीर और दिमाग पर भारी प्रेशर डाला। ये फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स कभी कभी एक दूसरे से टकराते थे, जिससे वे इधर उधर उड़ जाते थे और लोग शॉक्ड हो जाते थे। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स ने लगातार आदर्श के लिए मैन्यूवर करने की जगह को कम कर दिया। हश। आदर्श के कान बजने लगे थे और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसका ब्लड बहुत तेज स्पीड से बह रहा था। स्लैश! आदर्श की कमर से एक ब्लड बॉल छूकर निकल गया। उसका फ्लोइंग मर्करी गाउन फट गया था। मुश्किल के 16 लेवल्स क्लियरली आदर्श की लिमिट से ऊपर थे। शायरे राज्य के यंग मास्टर ने गहरी सांस ली। आखिरकार ये बच्चा अब और नहीं टिक सका। उन्हें आदर्श से हार की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने उसे कम समझा, लेकिन वो फिर भी यंग मास्टर जिजुन से कम था। स्लैश! आदर्श के फ्लोइंग मर्करी गाउन की आस्तीन फटते ही एक और किरण चमकी। आदर्श के हाथ में चोट लगने से खून की एक धार बह निकली। 16 मुश्किल लेवल्स पर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की स्पीड बहुत तेज थी। तेज हवा ने फ्लोइंग मर्करी गाउन को कागज फाड़ने जितना आसानी से फाड़ दिया। कुछ फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स को बिना किसी डेड स्पेस के आदर्श की ओर उड़ते हुए देखकर आदर्श के लिए उनसे बचना मुश्किल होगा। उसी पल आदर्श चकमा देकर डोमेन से बाहर कूद गया। पप पप! ब्लड बॉल्स उसके पीछे छोड़ी गई खाली जगह पर गिरे। हाँ? आदर्श को डोमेन से बाहर जाते देख शायरे राज्य के यंग मास्टर्स निराश हो गए। ये बच्चा बहुत स्मार्ट है। वे आदर्श को बुरी तरह पिटते हुए देखना चाहते थे, लेकिन चूंकि उसने हार मान ली थी इसलिए उनके लिए देखने के लिए कुछ नहीं बचा था। भाई आदर्श, आपके लिए गुड जॉब! विशाल जंगल के बेटों ने जयकारे लगाए। हालांकि आदर्श 16 मुश्किल लेवल्स पर केवल 10 सेकंड ही टिका था और जिजुन से साफ तौर पर हार गया था, फिर भी इस लेवल तक पहुंचना काबिले तारीफ था। विशाल जंगल से आया एक लड़का बड़े फैमिली क्लैन से आए यंग मास्टर्स के एक ग्रुप को ओवरकम कर गया था और वो उनके नंबर 1 यंग मास्टर से ज्यादा वीक नहीं था। ये गर्व करने लायक मोमेंट था। आज विशाल जंगल के बेटों ने खुद को प्रूव किया और विशाल जंगल की शान को प्रूव किया। भाई अधिकारी रुद्र, आपने यकीनन एक अच्छा कैंडिडेट चुना है। अधिकारी गौरव ने अधिकारी रुद्र के कंधों को थपथपाते हुए अपने दिल की गहराई से कहा। इस समय उसकी नजर आदर्श पर पड़ी। उसने देखा कि लड़के ने अपना फ्लोइंग मर्करी गाउन उतार दिया था। आदर्श ने फटे हुए फ्लोइंग मर्करी गाउन को जमीन पर बिखेर दिया था। इससे आदर्श की वेस्ट दिखाई दे रही थी। वो एक चमकदार शर्ट थी जो रेशमी घूंघट जैसी लग रही थी। सॉरी, मैं अपने कपड़े उतारना चाहता हूं। आदर्श ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा। अपने कपड़े उतारो? क्या वर्कआउट की वजह से बहुत गर्मी लग रही है? शायरी राज्य के कुछ यंग मास्टर्स एक दूसरे को देखकर स्पीचलेस रह गए। ये आदर्श अजीब था। एक वॉरियर के लिए थोड़ी सी गर्मी क्या मायने रखती है? बस युवांची घुमाने की जरूरत थी और सारा पसीना तुरंत वेपराइज हो जाता था। लेकिन शायद देहात के लोग बिना किसी लिमिट के खेतों में काम करते थे, इसलिए वे समझ सकते थे। लेकिन जब आदर्श ने अपनी शर्ट उतारी तो जिजुन, जो पूरे समय शांत था, यहां तक कि जब आदर्श ने मुश्किल का 16वां लेवल शुरू किया, अचानक उसके चेहरे पर चेंज आ गया। निर्भय की आंखें भी चमक उठीं। हालांकि वो अपनी ठुड्डी को सहलाता रहा, लेकिन वो अवाक था। फ्लोइंग मर्करी गाउन। निर्भय हैरान था। कुछ लोग कंफ्यूज्ड थे और उत्सुकता से निर्भय की ओर देख रहे थे। निर्भय जैसे व्यक्ति का अपना कंपोजर खोना कुछ खास बात थी। फ्लोइंग मर्करी गाउन? क्या ये वो कपड़े थे जो आदर्श ने उतारे थे? शायरे राज्य के यंग मास्टर्स उत्सुकता से आदर्श के हाथों में शर्ट की ओर देखने लगे। पतली होने के अलावा उसमें कुछ खास नहीं था। क्या ये हो सकता है? जिजुन ने आदर्श के हाथों में फ्लोइंग मर्करी गाउन को अविश्वास से देखा। ये लिन परिवार का मिस्टिक ग्रेड 3 फ्लोइंग मर्करी गाउन है। ये अपनी चाल और ताकत को ट्रेन करने के लिए एक अनमोल ट्रेजर है। इसे नीलामी में खरीदा जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर टाइम कोई खरीदार ही नहीं मिलता। मिस्टी ग्रेड 3 फ्लोइंग मर्करी गाउन पहनने वाले की चॉइस के अनुसार अपना वेट 10 कढ़ाई से 1000 कढ़ाई तक बदल सकता है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति की स्पीड को भी लिमिट कर देगा। इसे पहनते समय हर एक्टिविटी में बहुत मेहनत लगती है। पहले जब आप डोमेन में थे तो आप हमेशा यही पहने रहते थे। जिजुन की आवाज कांप उठी। उसने भी कुछ ऐसा ही पहना था, लेकिन वो लिन परिवार द्वारा नहीं बनाया गया था। लेकिन वो फ्लोइंग मर्करी गाउन से अच्छी तरह वाकिफ था। ये क्या बकवास है?
शार्य राज्य के यंग मास्टर्स जिजुन को अपना कंपोजर खोते देख अचंभित रह गए। सभी के कानों में एक ही बात गूंज रही थी, इसका वजन 10 कढ़ाई से 1000 कढ़ाई कर दो। 10 कढ़ाई? सबसे हल्की कढ़ाई भी 10 कढ़ाई की होती है। क्या वो इस शर्ट के बारे में बात कर रहा है? आदर्श फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की सीरीज के बीच में 10 कढ़ाई वाला भारी फ्लोइंग मर्करी गाउन पहने हुए डेलिकेट स्किल का प्रदर्शन कर रहा था। जस्ट अ जोक होगा। शार्य राज्य के यंग मास्टर्स इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और अविश्वास में थे। इस हल्के से शर्ट का वेट 10 कढ़ाई जितना था और आदर्श उसे पहने हुए था और उसने 15 मुश्किल लेवल्स को इतनी आसानी से पार कर लिया। ये तो जस्ट अ जोक होगा। शर्ट, क्या मैं इसे देख सकता हूं? जिजुन ने अपना हाथ बढ़ाया और आदर्श की ओर साफ तौर पर रिस्पेक्ट के साथ देखा। ये रिस्पेक्ट एक ताकतवर को ही मिलती है। आदर्श ने फ्लोइंग मर्करी गाउन उसे दे दिया। जिजुन ने इसे दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे से फ्लोइंग मर्करी गाउन की सॉफ्टनेस को फील किया, जबकि उसकी आंखें मंत्रमुग्ध होकर इसे देख रही थीं। उत्कृष्ट कारीगरी, उत्कृष्ट क्वालिटी। ये वाकई एक बेहतरीन फ्लोइंग मर्करी गाउन है। जिजुन ने अनिच्छा से आदर्श को फ्लोइंग मर्करी गाउन वापस दे दिया। मार्केट में भारी कपड़े बिकते थे, लेकिन उनका वेट फिक्स्ड होता था और वे आर्मर जैसे होते थे, जिससे पहनने वाले को ऑकवर्ड फीलिंग होती थी और उनकी चाल पर असर पड़ता था। लेकिन फ्लोइंग मर्करी गाउन न सिर्फ अपना वेट आसानी से एडजस्ट कर सकता था, बल्कि मुलायम और पतला भी था। अगर वेट को इग्नोर कर दिया जाए तो पहनने वाले की एक्टिविटीज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। क्वालिटी में डिफरेंस बहुत बड़ा था। जिजुन ने पहले भी इसी तरह के कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी क्वालिटी आदर्श के हाथों में मौजूद कपड़ों जैसी बिल्कुल नहीं थी। जिजुन के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर शार्य राज्य के यंग मास्टर्स के पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिजुन ने कहा था कि फ्लोइंग मर्करी गाउन पहनने पर कम से कम 10 कढ़ाई भारी होता था। आदर्श ने 10 कढ़ाई वाली शर्ट पहनी थी और ऐसा करते हुए डेलिकेट स्किल का इस्तेमाल किया था। ये कैसी कंसेप्ट थी? शार्य राज्य के यंग मास्टर्स अब इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अचानक आदर्श का शरीर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की सीरीज में चमक उठा। फ्लोइंग मर्करी गाउन उतारने से आदर्श का शरीर निगल की तरह हल्का हो गया। पहले तो वो फ्लोइंग मर्करी गाउन के वेट का आदी हो चुका था। अचानक उसके हटते ही मानो उसका शरीर वेटलेस हो गया। वो फ्लोइंग मर्करी गाउन की बाउंड्रीज का आदी हो चुका था, जहां उसे हर स्टेप पर फ्लोइंग मर्करी गाउन की मजबूत बाइंडिंग पावर को पार करना पड़ता था। अब जब ये बाइंडिंग हट गई थी तो आदर्श का अपने शरीर पर कंट्रोल और भी प्रेसिज और एक्यूरेट हो गया था। वो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता था। स्लैश स्लैश स्लैश। आदर्श ने आसानी से सभी बर्फीली धातु की ब्लड बॉल्स को चकमा दे दिया। 16 मुश्किल लेवल्स आदर्श को अब और उसकी लिमिट तक नहीं धकेल सकते थे। बहुत ही फन है। आदर्श बहुत खुश हुआ। अचानक से उस लिमिटेशन को खोकर अपनी मर्जी से हिलडुल पाना और एक्सट्रीम मूव्स कर पाना उसे बहुत खुशी और प्लेजर दे रहा था। लेकिन ब्लड बॉल्स की स्पीड इनफ नहीं थी। इससे आदर्श को लगा कि कुछ मिसिंग है। एक और डिफिकल्टी ऐड कर दो, आदर्श चिल्लाया। शार्य राज्य के यंग मास्टर्स को समझ नहीं आया कि जब उन्होंने उसे चिल्लाते सुना तो क्या कहें। जब जिजुन ने पहले फ्लोइंग मर्करी गाउन पेश किया था तो वे मानसिक रूप से तैयार थे कि आदर्श की एबिलिटी क्रेजीनेस के लेवल तक पहुंच गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आदर्श ने सभी फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स को आसानी से चकमा दे दिया है और मुश्किल का एक और लेवल जोड़ना चाहा तो उनका दिल बैठ गया। मुश्किल के 17 लेवल? मुश्किल में ये इंक्रीज कोई छोटी बात नहीं थी। व्यू को कंट्रोल करने वाले शार्य राज्य के यंग मास्टर ने अपना सूखा मुंह खोला और कांपती हुई उंगली से 17वें क्रिस्टल को दबाया। बूम! जैसे ही मुश्किल बढ़ाई गई, पूरा डोमेन गर्जना और वाइब्रेशन से भर गया। हर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल हवा में चीख रही थी और उल्का पिंडों की तरह इधर उधर घूम रही थी। बिना किसी ऐड के देखी जा सकने वाली हवा के पैटर्न ब्लेड जैसी हवाएं बना रहे थे। एक सैनिक को हवा से चलने वाली ब्लेड से चोट लग गई और उसका चेहरा इंजर्ड हो गया। हवा का जोरदार झटका ही डराने वाला था। व्यू की पावर की तुलना अब पिछले लेवल से नहीं की जा सकती थी। फ्लोइंग मर्करी गाउन उतारने के बाद आदर्श की आंखों में ऐसी पावर के खिलाफ लड़ने की फीलिंग से चमक आ गई। तेज हवा के झोंके ने आदर्श को ऐसा फील कराया जैसे वो किसी दलदल में फंस गया हो। उसके शरीर का हर रोम रोम भारी प्रेशर से जकड़ा हुआ लग रहा था। जब 17 मुश्किल लेवल शुरू हुए तो 17 ब्लड बॉल सिर्फ अटैक नहीं करते थे, वे एक दूसरे को फील कर सकते थे और आपस में जुड़ जाते थे। अब वे टीम वर्क कर सकते थे। 17 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स एक दूसरे से टकराते रहे, जिससे हजारों कॉम्बिनेशंस पैदा हुए। हर कॉलिजन अलग अलग पावर से होता था, जिससे एक डेलिकेट चेंज होता था। इससे यह डोमेन अनप्रेडिक्टेबल हो गया और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। स्लैश स्लैश स्लैश। 3 ब्लड बॉल्स ट्रिपल पैटर्न में आदर्श की ओर उड़े और उसी समय 10 ब्लड बॉल्स आदर्श के पीछे इकट्ठा हो गए, जिससे उसकी वापसी बंद हो गई। आदर्श ने अपनी आंखों को छोटा कर लिया और अपने शरीर को जादुई एंगल पर मोड़ दिया, जिससे सभी ब्लड बॉल्स चकमा खा गए। मुश्किल के 17 लेवल्स पर आदर्श को कैलकुलेट करने के लिए कई गुना ज्यादा मेंटल पावर का इस्तेमाल करना पड़ा तथा बार बार क्राइसिस से निपटने के लिए उसे हजारों छोटे एडजस्टमेंट्स करने पड़े।
अपनी कॉन्सेंट्रेटेड गतिविधियों में आदर्श को लगा कि उसने अपने शरीर और मन को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर लिया है। हाई लेवल की कॉन्सेंट्रेशन के अंडर इसने उसे एक रहस्यमय अवेयरनेस का एक्सपीरियंस कराया। उसका शरीर इतना स्मूथ हो गया था मानो उसमें कोई हड्डी ही न हो। उसके शरीर का हर जॉइंट और हर मसल उसकी मर्जी से मूव कर सकती थी। वे माइक्रो से माइक्रो चेंज करके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पा सकते थे। कॉन्सेंट्रेशन और शारीरिक चेंज के इतने हाई लेवल ने उसे एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा दिया जहां वो अपने शरीर को एक्सट्रीम लेवल तक कंट्रोल कर सकता था। धीरे धीरे आदर्श को सीरियस फिजिकल थकान महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर पर पसीना फॉग में बदलने लगा। यह इस बात का सिंबल था कि शरीर अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच गया है। यहां शरीर इतना गर्म हो जाता था कि पसीना भी वेपोराइज हो जाता था। ये फीलिंग वाकई बहुत प्लेजरफुल है। मुझे एक स्टेप और आगे बढ़ने में एबल होना चाहिए। आदर्श पेन और प्लेजर दोनों का एक्सपीरियंस कर रहा था, लेकिन इस भारी पेन ने उसे अपने शरीर में हो रहे हर बारीक चेंज को समझने पर मजबूर कर दिया। डेलिकेट स्किल मूल रूप से हर चीज का ऑब्जर्वेशन था जिसे उसकी सीमाओं तक धकेला गया था। आदर्श एक अवर्णनीय खुशी में पूरी तरह डूबा हुआ था। धीरे धीरे उसके शरीर से उठी लहरें धीरे धीरे फैलती गईं। आदर्श के चेहरे के एक्सप्रेशन कब गायब हो गए पता ही नहीं चला। वो एक रहस्यमयी कॉन्सेंट्रेशन में चला गया। उसे ये इल्यूजन था कि उसके शरीर का हर इंच 1 फुट बढ़ गया है। इस 1 फुट के भीतर मानो उसकी अपनी दुनिया, अपना डोमेन था। जब उसे ये फीलिंग हुई तो उसकी स्थिति नेचुरल हो गई। जब भी कोई ब्लड बॉल उससे 1 फुट की डिस्टेंस से आता तो वो तुरंत रिएक्ट करता। एक हल्की सी हरकत से वो ब्लड बॉल की डायरेक्शन बदलने से पहले ही अटैक को टाल देता। डोमेन के बाहर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि आदर्श ने फोरसाइट की एबिलिटी हासिल कर ली है। बस अचानक उस डोमेन में एक अजीब चेंज आया। 7 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स एक साथ आपस में टकराए और हवा में डायरेक्शंस बदल लीं। वे अचानक चारों दिशाओं में उड़ गए, जिससे आदर्श का मैन्यूवरिंग स्पेस सील हो गया। 7 मोतियों की माला। लोग चिल्ला उठे। 17 मुश्किल लेवल्स पर बहुत सारे अजीब चेंजेस थे। इस मुश्किल लेवल पर न केवल वे तेज थे बल्कि ब्लड बॉल्स के स्ट्राइक्स में एक अट्रैक्शन भी था। जब विशाल जंगल के बेटों ने यह सीन देखा तो उनके दिल दहल उठे। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स को आदर्श पर लगभग गिरते हुए देखकर, हालांकि वो पसीने और भाप से लथपथ था, उसका मन शांत था। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब 7 ब्लड बॉल्स 1 फुट के रेंज में उड़े तो ऐसा लगा जैसे ब्लड बॉल्स की पावर ने उसके डोमेन में इनविजिबल वेव्स पैदा कर दी, जिससे आदर्श उन्हें पूरी तरह से देख पाया। एक पल में आदर्श ने अपनी युआन ची को उसकी लिमिट तक फ्लो कर दिया। उसकी मसल्स का हर इंच तेज स्पीड से एक्टिवेट हो रहा था। वो अपनी हर सांस के साथ गर्दन तोड़ देने वाली गति से अपनी ओर उड़ते मोतियों की धात्विक गंध को फील कर सकता था। आदर्श का ध्यान मोतियों पर फोकस्ड था। उसकी ओर उड़ते 7 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की इमेज उसके माइंड में रिफ्लेक्ट हो रही थी। आदर्श की चाल और पैरों की मूवमेंट ने मिराकल्सली सैकड़ों छोटे छोटे चेंजेस ला दिए। दूसरों को ऐसा लग रहा था मानो आदर्श किसी शेपलेस पानी की सतह पर कदम रख रहा हो और हर कदम एक अद्भुत लहर पैदा कर रहा हो। 7 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स आदर्श की शेप से होकर गुजरी। लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने आदर्श के शरीर को भेद दिया हो। कई लोग जोर से चिल्लाए, लेकिन अगले ही पल उन्हें साफ फील हुआ कि आदर्श को कोई भी ब्लड बॉल नहीं लगा था। आदर्श की एक्टिविटीज स्मूथ और फ्लोइंग बनी रहीं। उसके पीछे छोड़ी गई परछाइयों की लाइन अभी भी बनी हुई थी। आदर्श ने 7 मोतियों की चेन को इस तरह से चकमा दिया था कि वे समझ नहीं पाए वो कैसे किया। चाहे वो विशाल जंगल के बेटे हों या शायरे राज्य के यंग मास्टर्स, वे सभी पूरी तरह से हैरान थे। आदर्श की चाल मैजिक जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शेप ने अपनी कठोरता खो दी है और पीछे हवा का एक ढेर छोड़ गई है। इसलिए फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स चाहे जैसे भी अटैक करें, वे खाली हवा में ही घूम रहे थे, आदर्श को एक बार भी नहीं मार रहे थे। डेलिकेट स्किल, बड़ी सफलता का स्टेज। आदर्श पहले ही डेलिकेट स्किल की बड़ी सफलता के स्टेज की दहलीज पर पहुंच चुका है। जनरल निर्भय की आंखें चमक रही थी। इस एरिया तक पहुंचना अमेजिंग था। डेलिकेट स्किल, बड़ी सफलता का स्टेज। डोमेन के बाहर जीजुन का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था। शायरे राज्य के यंग मास्टर्स के चेहरे मुरझा गए। अब वे कोई और एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे थे। आदर्श ने उन्हें शॉक में डाल दिया था। डेलिकेट स्किल का इनिशियल स्टेज अपने शरीर पे प्रेसिस कंट्रोल रखना था। अटैक से बचने के लिए छोटी से छोटी मूवमेंट का इस्तेमाल करना। इन मूवमेंट्स की इफेक्टिवनेस 90% से भी ज्यादा है। डेलिकेट स्किल का छोटा सा सफल स्टेज था अटैकर के फोर्स को फील करना और अटैकर के फोर्स का इस्तेमाल करके अपनी एक्टिविटीज को पावर देना। इसमें अपने राइवल की पावर का इस्तेमाल राइवल पर वापस करना शामिल था। जहां तक डेलिकेट स्किल के बड़े सफलता स्टेज की बात है तो वो हेवन और अर्थ की पावर को फील करना था, खुद को आसपास की जगह के साथ यूनाइट करना था, उसे अपना कंप्लीट डोमेन बनाना था। अब आदर्श ने अपने चारों ओर 1 फुट का डोमेन अपने लिए बना लिया था। जब तक आदर्श फोकस्ड रहता, उसकी हर एक्टिविटी परफेक्ट हार्मनी और एक्यूरेसी के साथ हो सकती थी। आदर्श अभी डेलिकेट स्किल की महान सफलता की दहलीज तक ही पहुंचा था और उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। लेकिन ये एक ऐसा एरिया था जिसे शायरे राज्य के यंग मास्टर पहले से ही समझने में अनेबल थे। अमेजिंग,
आदर्श कोई सिंपल क्रिएचर नहीं है जो तालाब में रहता है, बल्कि तूफान का सामना करने पर वो ड्रैगन में बदल जाएगा। निर्भय को पहले से ही फीलिंग थी कि आदर्श एक दिन आसमान छुएगा और वैभव दिव्य साम्राज्य में एक उभरता हुआ नया स्टार बन जाएगा। आदर्श, जो फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की सीरीज में था, अब पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो चुका था। आदर्श ने जनरल निर्भय या शायर राज्य के यंग मास्टर्स की ओर से कोई कमेंट नहीं सुनी। उसे बस अपने शरीर के चारों ओर 1 फुट का डोमेन ही अपना एरिया लग रहा था। इस छोटी सी जगह पर पूरा कंट्रोल रखने की एबिलिटी ने आदर्श को क्रेजी बना दिया था। इस अल्टरनेटिव वर्ल्ड में आने के बाद से जैसे जैसे आदर्श का मार्शल दुनिया के बारे में नॉलेज गहरा होता गया, मार्शल आर्ट की खोज में उसकी रुचि बढ़ती गई। मार्शल आर्ट एक खूबसूरत ट्रेजर चेस्ट की तरह था। इसके भीतर अनगिनत रहस्य और सच्चाइयां छिपी थीं जो किसी वॉरियर का वेट कर रही थी। और हर बार जब वो किसी हाई लेवल गोल की खोज में रहता तो उसे गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलती, जिससे उसे खुशी होती। आदर्श को आज भी वो टाइम याद है जब उसने ज्योति के साथ एंडलेस माउंटेन्स और घाटियों को पार किया था। वो एक्सपीरियंस नशीला था और उजाड़ मानव घाटी में फियर्स एनिमल्स से लड़ते समय उसकी ताकत ने उसे रोमांच भी दिया। इसके अलावा पावर के दम पर वो अपने परिवार और फ्रेंड्स के लिए रेपुटेशन, स्टेटस, रिस्पेक्ट और खुशी पा सकता था। बदला जल्दी निपटाकर वो दुनिया का रूलर बन सकता था और अच्छे और बुरे दोनों के लिए जस्टिस कर सकता था। इन सब बातों ने आदर्श को एक थर्स्ट दी, ऊंचे उठने की, मार्शल आर्ट के हाई लेवल्स को जानने की एक एंडलेस थर्स्ट। इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है और बहुत जल्दी बीत जाती है। पर्पल क्रिस्टल की ओरिजिन पाकर, एक अजीब आइटम जिसने विशाल जंगल में पर्पल क्लाउड्स के जन्म का रीजन बन सकती थी, आदर्श को एंटी हेवन और सैटिस्फाइंग लाइफ जीने का चांस मिला, जिससे उसकी अपनी एक अलग कहानी बनी। उसे एक पल के सुख का लालच नहीं करना था। हालांकि वो एक हारम बना सकता था, लेकिन कुछ 100 सालों के बाद उसका आउटकम ये होगा कि वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। सब्जियों और चावल को उगने में 1 साल लग जाता है, फिर भी वे इंसानों के पेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक काले लोहे के पत्थर को हजारों साल तक पॉलिश करनी पड़ती है। उनकी चमक उन्हें लाखों सालों तक टिकाए रखती है। आदर्श जानता था कि वो अभी भी पॉलिशिंग स्टेज में है। उसे ये सब हासिल करने के लिए पेशेंस, परसिस्टेंस और करेज की जरूरत थी। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की सीरीज में एंटर करके आदर्श डेलिकेट स्किल की महान सफलता की दहलीज पर पहुंच गया था। इसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की उसकी विल को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। सेकेंड्स मिनट्स में बदल गए और 30 मिनट्स के बाद जब आदर्श पूरी तरह से थक गया, तभी उसने धीरे धीरे उस रहस्यमय फीलिंग को छोड़ा। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की व्यूह रचना से बाहर निकलने पर आदर्श ने देखा कि शायर राज्य के यंग मास्टर्स और विशाल जंगल के बेटे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर हो। उनकी आंखें डर, ईर्ष्या, जलन और पूजा से भरी थीं। भाई आदर्श, आप अमेजिंग हैं, विशाल जंगल के बेटों ने अपने दिल की गहराइयों से ये कहा। आदर्श ने कहा, मैं केवल स्पीड टेक्निक्स में बेहतर हूं, दूसरे एस्पेक्ट्स में मैं उतना अच्छा नहीं हूं। आदर्श सच कह रहा था। उसकी डेलिकेट स्किल उसकी समझ की देन थी। ये लेवल उसकी एज के कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। जहां तक दूसरे एस्पेक्ट्स की बात है, आदर्श उनमें अच्छा था, लेकिन वो असामान्य लेवल पर नहीं था। शायर राज्य के यंग मास्टर्स की नजरें आदर्श से नहीं हट रही थी। जिजुन 16 मुश्किल लेवल्स पर अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर था और केवल 30 मिनट्स ही टिक सका, लेकिन आदर्श 17 मुश्किल लेवल्स पर 30 मिनट्स तक बड़ी स्किलफुली टिकने में सक्सेसफुल रहा। इस ताकत से उनके चेहरे सूज गए। क्या कोई और चैलेंज कर रहा है? निर्भय के सवाल पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। क्या मजाक है? आदर्श से कौन जीत सकता है? ये देखकर निर्भय खिलखिलाकर हंसा और बोला, मेरे दिव्य रक्षक दल को कंपटीशन और चैलेंज से जरा भी डर नहीं लगता। ऊंचे टारगेट रखना और कभी गिव अप ना करना। जब तक तुम में एबिलिटी है, तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने सीनियर्स और मुझे भी पीछे छोड़ सकते हो। आज आदर्श की फुर्ती नंबर 1 है। मेरे वादे के अनुसार मेरे पास 2 वेपन्स और 2 अस्थि अवशेष तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आओ, मेरे पीछे आओ, निर्भय ने आदर्श को इशारा करते हुए कहा। अधिकारी रुद्र ने आदर्श के कंधे पर थपथपाया और ईर्ष्या से कहा, बच्चे, तुम गुड हो। जनरल निर्भय इतनी बड़ी तारीफ कम ही करते हैं। हाई लेवल आर्मरी से 2 वेपन्स पाकर मुझे भी जेलस फील हो रहा है। आदर्श मिश्रित विचारों के साथ मुस्कुराया। वेपन चुनना एक सीरियस मैटर था। वैभव दिव्य साम्राज्य के दिव्य रक्षक दल के हाई लेवल आर्मरी को वैभव दिव्य साम्राज्य शस्त्रागार के नाम से भी जाना जाता था। ये वैभव दिव्य साम्राज्य के दिव्य रक्षक दल के कैंप के पीछे सिचुएटेड था। ये शस्त्रागार ऑब्सीडियन चट्टान के बड़े बड़े स्लैब से बना था। बाहर से ये शानदार दिखता था। वैभव दिव्य साम्राज्य शस्त्रागार में जो वेपन्स रखे गए थे वे सबसे बेहतरीन ट्रेजर्स थे। आदर्श वैभव दिव्य साम्राज्य शस्त्रागार के एंट्री गेट पर आया और एक मौत की आभा महसूस की। ये ऑरा शस्त्रागार के भीतर मौजूद उत्कृष्ट वेपन से आती थी। ये वेपन्स बिल्कुल नए नहीं थे, कुछ तो बैटलफील्ड में भी थे और ताज़ा खून भी चखा था। कुछ वेपन्स ने तो ह्यूमन एक्सपर्ट्स या स्ट्रॉन्ग प्रिमिटिव निर्जन एनिमल्स को भी मार गिराया था। केवल वे वेपन्स ही हैं जो किलिंग करते हैं, जिनमें ऐसी किलिंग इंटेंट फैली हुई है। कैसा है? निर्भय ने आदर्श की रिएक्शन देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा खून खौल रहा है, आदर्श ने संक्षेप में आंसर दिया। हाँ, गुड,
चलो अंदर जाकर देखते हैं। निर्भय को आगे रखते हुए वो आदर्श को वैभव दिव्य साम्राज्य शस्त्रागार में ले गया। अंदर देखने पर आदर्श की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वेपन्स रैक पर नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच रखे हुए थे। हर 3 फुट के काले पत्थर के प्लेटफॉर्म पर एक वेपन लगा हुआ था। वहां कृपाण, स्वॉर्ड्स, भाले और दरांती थे। आदर्श जैसे ही शस्त्रागार में एंटर हुआ, उसने एक भाला देखा जो 3 मीटर्स लंबा था। उसका शेप एक जंगली मुड़े हुए सांप के भाले जैसा था। वो एक खुरदुरे पत्थर की नींव में धंसा हुआ था। ये लंबा भाला भूरे रंग का था, मानो खून से रंगा हो। भाले को देखकर आदर्श को कुछ फील हुआ। वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। भाला ठंडा और सख्त था, मानो जमा हुआ ठंडा लोहा हो। निर्भय हंसते हुए बोला, बच्चे, इस भाले को ब्रेकिंग जनरल के नाम से जाना जाता है। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एंशिएंट टाइम के कई जनरल्स भालों का इस्तेमाल करते थे। हाथ में लंबा भाला लेकर वे एक ही बार में कई दुश्मनों पर अटैक कर सकते थे और उन्हें मार गिरा सकते थे। बहुत ही शानदार। अगर तुम इस भाले का इस्तेमाल करते तो ये तुम्हारे लिए बहुत लंबा होता। आदर्श का शरीर अभी भी बड़ा नहीं हुआ था, इसलिए ये भाला आदर्श की हाइट से लगभग 2 गुना था। आदर्श ने सिर हिलाया। उसे पता था कि उसने अभी स्टार्ट किया है। शस्त्रागार में ढेर सारे वेपन्स थे। आदर्श ने नजर घुमाई और तरह तरह के वेपन्स देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से स्टार्ट करे। वो धीरे धीरे चलता और हर वेपन को हल्के से छूता। कभी कभी आदर्श पत्थर के प्लेटफॉर्म पर चढ़कर वेपन का हैंडल पकड़ लेता, इस उम्मीद में कि उसे एक स्पेशल फीलिंग होगा ताकि उसे पता चल सके कि वही सही वेपन है। यद्यपि वे सभी उत्कृष्ट थे और उनका अतीत असाधारण था, फिर भी आदर्श ने पाया कि कई अटेम्प्ट्स के बाद भी उन वेपन्स में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। इससे आदर्श हार गया। निर्भय ने आदर्श को एक मीनिंगफुल लुक से देखा। वो उसके माइंड की बात भाप गया और पूछा, तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या चूज करो? आदर्श ने सोचा और कहा, ऐसा होना चाहिए। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि किस टाइप का चूज करूं। कई वॉरियर्स अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही टाइप के वेपन का इस्तेमाल करते थे। जो स्वॉर्ड्स चलाते थे वे स्वॉर्ड्स ही चलाते रहते थे और जो भाले चलाते थे वे भाले ही चलाते रहते थे। अपने लिए सूटेबल वेपन चुनना बहुत बड़ी बात थी। निर्भय ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और कहा, आदर्श, कुछ वॉरियर्स नेचुरली एक टाइप के वेपन से फैमिलियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जनजात स्वॉर्ड्समैन देखे हैं। ऐसा लगता है कि वे स्वॉर्ड्स चलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों को सबसे सूटेबल वेपन चुनना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी टाइप के वेपन के प्रति सेंसिटिव नहीं होते। कोई भी वेपन उनके लिए सूटेबल होता है। ऐसे लोगों को किसी स्पेशल वेपन की जरूरत नहीं होती और ये उनकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। वेपन वॉरियर के शरीर का ही एक्सटेंशन होते हैं। कुछ वेपन तो वॉरियर का जीवन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे जन्मजात स्वॉर्ड्समैन देखे हैं जो चाहते थे कि काश उनका शरीर स्वॉर्ड में बदल जाता। ऐसे लोगों की स्वॉर्ड्समैनशिप अमेजिंग होती है, लेकिन जैसे ही उनकी स्वॉर्ड्स उनसे सेपरेट हो जाएंगी, उनकी बैटल पावर कम हो जाएगी। ये एक एक्सट्रीम है और इसके अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं। उनके जैसे लोग वेपन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन दूसरे लोग वेपन को अपने हिसाब से ढालना पसंद करते हैं। ये लोग पावरफुल होते हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन सा वेपन चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साधना टेक्निक्स में भी वैभव पवित्र तकनीक एक सुप्रीम लेवल की साधना टेक्निक हो सकती है, लेकिन ये साधना टेक्निक्स का सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप वैभव पवित्र तकनीक का एक्सट्रीम लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी साधना टेक्निक्स को भी चूज कर सकते हैं और सभी साधना टेक्निक्स को अपने लिए एक में यूनाइट कर सकते हैं। 2 पाथ्स हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन सा बेहतर है। एक नैरो है लेकिन आपको पीक तक पहुंचाता है, जबकि दूसरा वाइड है और आपको कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप अपनी चॉइस चुनें। निर्भय के शब्दों ने आदर्श को इंस्पायर किया। ये रियल एक्सपीरियंस से मिली इंसाइट थी जिसने आदर्श को नॉलेज दिया। मैं समझ गया। आदर्श ने सिर हिलाया। उसने पहले ही अपना माइंड बना लिया था। निर्भय ने उसे 2 वेपन्स चुनने दिए थे, तो ये अंडरस्टैंडेबल था कि वे एक ही टाइप के वेपन्स न हों। आदर्श ने लंबी दूरी और छोटी दूरी का वेपन चुनने का डिसीजन लिया था। लंबी दूरी के वेपन्स में धनुष, क्रॉसबो, गुप्त हथियार, भाले या युद्ध कुल्हाड़ी थे। वैभव दिव्य साम्राज्य के शस्त्रागार में लंबी दूरी के वेपन्स में सबसे ज्यादा नंबर में क्रॉसबो मौजूद थे। आर्मी के लिए गुप्त हथियार सूटेबल नहीं थे। भाले और युद्ध कुल्हाड़ियां केवल कबीलों में ही इस्तेमाल की जाती थीं। ये वेपन्स बहुत भारी थे और केवल हंटिंग के लिए ही सूटेबल थे। इन वेपन्स को लंबी दूरी तक ले जाना मुश्किल होता था। एक इंसान की कैपेसिटी लगभग 10 भाले या 10 युद्ध कुल्हाड़ियां ले जाने की थी। आदर्श ने हर एक को फील करने की ट्राई की। अचानक आदर्श को कुछ स्पेशल फील हुआ जब उसने एक धनुष को छुआ। ये फीलिंग साफ नहीं थी और इसे एक्सप्लेन करना टफ था, लेकिन ये एक अटूट बॉन्ड की तरह मौजूद थी। धनुष। अपने पहले वेपन के लिए मैं धनुष चूज करूंगा। ओह, आप धनुष चूज कर रहे हैं? निर्भय की आंखें चमक उठीं। आर्मी में 18 युद्ध स्किल्स होते हैं और धनुष सबसे पहले आता है। 18 स्किल्स में धनुष फर्स्ट प्लेस पर है, क्रॉसबो सेकंड, भाला थर्ड, कृपाण फोर्थ, स्वॉर्ड फिफ्थ, ध्रुवास्त्र सिक्स्थ। 18 स्किल्स में बेयर फिस्ट फाइटिंग से लेकर बेयर वॉर तक।
18 युद्ध स्किल्स में धनुष फर्स्ट प्लेस पर है और बेयर वॉर लास्ट। नंगे हाथों से लड़ना ही बेयर हैंड फाइटिंग होती थी। एक वॉरियर के पास हमेशा वेपन नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, उसका वेपन टूट जाना एक पॉसिबल इंसिडेंट थी, इसलिए नंगे हाथों से लड़ना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए 18 युद्ध स्किल्स में से लास्ट एंट्री होने के कारण बेस्ट को लास्ट में रखा गया था। धनुष को 18 युद्ध स्किल्स में किंग माना जाता था क्योंकि ये लंबी दूरी के वेपन्स में किंग था। दो आर्मी के बीच इसका बहुत इंपॉर्टेंस था। एक लो लेवल वॉरियर के लिए क्रॉसबो चलाना और सीखना इजी होगा, लेकिन क्रॉसबो मैकेनिकल पावर पर डिपेंड करता है, इसलिए इससे मिलने वाली पावर क्रॉसबो के अपने शरीर पर डिपेंड करती है। लेकिन धनुष पूरी तरह से वॉरियर की आर्म्स की पावर पर डिपेंड करता है। पुराने समय से ही जनरल्स और ह्यूमन रूलर्स सभी धनुष का यूज करते थे। राइवल आर्मी के मुखिया को हंट करने का सबसे अच्छा वेपन धनुष ही था। धनुष की स्पीड ऐसी चीज नहीं थी जिसका क्रॉसबो मैच कर सके। ये कम से कम 4 से 5 गुना तेज था। जब कोई ह्यूमन एक्सपर्ट 1000 कढ़ाई वाला धनुष खींचता है तो वो अपने लगातार स्ट्राइक से सिटी वॉल को भी गिरा सकता है। निर्भय को अपना डिसीजन एक्सेप्ट करते देख आदर्श ने तुरंत एक लाल युद्ध धनुष नीचे उतारा। उसने धनुष को खींचा और उसे पूरी ताकत से खींचा। अपनी एजिलिटी की तुलना में आदर्श की आर्म्स की पावर उतनी क्रेजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसी लेवल के वॉरियर से कहीं ज्यादा पावरफुल था। आखिरकार आदर्श टेम्पर्ड बॉडी ड्रैगन पल स्टेज तक पहुंच गया था। जब उसने लाल युद्ध धनुष खोला तो आदर्श के जोड़ों से फ्राइड बीन्स की सरसराहट जैसी आवाज आई। निर्भय ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और हल्के से सिर हिलाया। नॉट बैड। ये जिन राज्य के सू परिवार द्वारा बनाया गया सेकोइया बो है। काले लोहे को 1000 बार पॉलिश किया गया है। एक नॉर्मल इनिशियल पर्पल ब्लड वॉरियर मुश्किल से ही धनुष खोल पाता है। केवल एक टॉप पर्पल ब्लड वॉरियर ही इस धनुष को खींचकर लगातार तीर चला सकता था। ये धनुष किसी सींग वाले एनिमल को भी आसानी से पार कर सकता है। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और सेकोइया बो नीचे रख दिया। ओह, तुम्हें यह बहुत हल्का लग रहा है, निर्भय ने आदर्श की ओर मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी ताकत तेजी से बढ़ रही है। यह धनुष बहुत जल्द ही यूजलेस हो जाएगा। एक टॉप पर्पल ब्लड वॉरियर के लिए धनुष को खींचना आदर्श के लिए चैलेंजिंग नहीं था। हाहा ग्रेट, मेरे पीछे आओ, निर्भय ने कहा और आदर्श को एक बड़े पत्थर के खंभे के पास ले गया। उसने खंभे के पीछे से एक धनुष निकाला। इसे ट्राई करो। निर्भय ने आदर्श की ओर एक काला लोहे का धनुष फेंका। उसने आदर्श को मीनिंगफुल लुक से देखा, मानो उसकी परीक्षा लेना चाहता हो। आदर्श ने धनुष पकड़ लिया और तुरंत ही अपनी आर्म्स को डूबता हुआ फील किया। कितना भारी धनुष! आदर्श हैरान रह गया। यह धनुष एक ऑर्डिनरी वॉरियर के लिए उठाना मुश्किल था। तीर चलाने के लिए उस पर स्ट्रिंग चढ़ाना तो दूर की बात थी। आदर्श ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। धनुष से एक धीमी सी आवाज आई क्योंकि वो उसे थोड़ा सा ही खींच पाया था। आदर्श ने अपनी भौहें उठाईं। ये वाकई टफ था। लाखों पाउंड एनिमल का मांस खींचने की अपनी ताकत के बावजूद वो इस धनुष को खोल नहीं सकता था। एक परम पर्पल ब्लड वॉरियर भी इस काले लोहे के धनुष का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कैसा रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए इनफ है? आदर्श कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसने आंखें बंद कर लीं और धनुष की एनर्जी और धनुष खींचते समय होने वाले वाइब्रेशन को फील किया। उसके बाद आदर्श ने अपना सिर हिलाया। ओह, निर्भय ने थोड़ा सा मुंह बनाया। तुम इस धनुष को बस थोड़ा सा खींचकर खोल सकते हो और फिर भी तुम्हें लगता है कि ये इनफ नहीं है। तुम्हें पता है कि इनिशियल तरीके से खींचने में बस थोड़ी सी ताकत लगती है। जब तुम एंड तक पहुंचोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा पावर की जरूरत होगी। पर्पल ब्लड के एरिया में ये धनुष तुम्हारे लिए इनफ है और तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। आदर्श ने कुछ देर सोचा और अपने शब्दों के चॉइस पर थिंक किया। रिक्वायर्ड पावर इनफ है, लेकिन जब मैंने धनुष पकड़ा तो उसमें अनुकूलता की कमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं था। आदर्श की आवाज में हिचकिचाहट थी क्योंकि वो धनुष खींचते समय हुई रहस्यमयी फीलिंग्स का अनसर्टेनिटी से एक्सप्लेनेशन दे रहा था। हालांकि सेकोइया बो को छूने पर एक वीक कंपैटिबिलिटी फीलिंग हुई, फिर भी वो मौजूद थी। लेकिन जब बात काले लोहे के धनुष की आई तो आदर्श को ये केवल ठंडा लगा। ओह, निर्भय ने सरप्राइज्ड होकर आदर्श की ओर देखा। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लग रहा है? अनुकूलता? हाँ, आदर्श ने सिर हिलाया। निर्भय ने आदर्श से काले लोहे का धनुष लिया और उसे लापरवाही से खींचा। काले लोहे के धनुष ने पूरी तरह खुलने से पहले एक धीमी सी आवाज निकाली। निर्भय को रिलीज कर दिया गया। पेंग! धनुष के हिलने पर उसमें से एक तेज आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा इस विशाल पावर द्वारा खींच ली गई हो और जोरदार वाइब्रेशन पैदा कर रही हो। आदर्श ने छिपे हुए सरप्राइज से देखा। वो निर्भय की आर्म्स की पावर जानने को क्यूरियस था। बच्चे, तुम्हें समझ जरूर है, ये काले लोहे का धनुष भले ही भारी हो, लेकिन इसकी वैल्यू उस सेकोइया बो से बहुत कम है जिसे तुमने पहले देखा था। सेकोइया बो खास तौर पर एक लोहार ने बनाया था, लेकिन ये काले लोहे का धनुष सिर्फ एक हाई ग्रेड लोहार ने ही बनाया था। काले लोहे का धनुष सिर्फ अपनी मटेरियल की वजह से ही टफ है। लगता है लंबी दूरी के वेपन्स में धनुष के साथ आपकी सेंसिटिविटी नेचुरल है। नॉट बैड। निर्भय एक पल के लिए झिझका और फिर बोला,
ठीक है, तब से मैं तुम्हें वो धनुष दिखाऊंगा। ये कहकर निर्भय आदर्श को शस्त्रागार के भीतर ले गया। शस्त्रागार के सबसे गहरे हिस्से में एक पत्थर के खंभे के चारों ओर घूमने के बाद आदर्श को पत्थर से बना एक दरवाजा दिखाई दिया। इस पत्थर के दरवाजे को देखकर आदर्श एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वो एंटिसिपेशन से भरा हुआ था। वैभव दिव्य साम्राज्य शस्त्रागार में यह धनुष अभी भी एक सीक्रेट रूम में अलग से रखा गया था, जिसका मतलब था कि यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। निर्भय ने चाबी निकाली और पत्थर का दरवाजा खोला। आदर्श उसके पीछे पीछे एक पत्थर के कमरे में गया। पत्थर की दीवार पर एक काला लंबा धनुष था। धनुष के दोनों सिरों पर बेयोनेट्स बंधी थीं। जैसे ही आदर्श ने इस युद्ध धनुष को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे अपने भीतर एक ऑरा का फील हुआ, मानो वो किसी सुप्रीम पावर को रोके हुए हो। गगन धनुष। इसे एक धनुष बनाने वाले महान मास्टर ने बनाया था, जो कैंग राज्य के एकांत प्रिय कुलीन परिवार झांग परिवार से थे। झांग शब्द में धनुष का अर्थ निहित है। इसका यूज धनुषों की संख्या बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे 1 झांग धनुष, 2 झांग धनुष। इसे ट्राई करो। निर्भय का इंट्रोडक्शन सुनकर आदर्श को बहुत एक्साइटमेंट हुआ। वो आगे बढ़ा और दीवार से धनुष उतार लिया। आदर्श के माइंड में पहला थॉट आया, भारी। इस गगन धनुष का शरीर थंबनेल से ज्यादा मोटा नहीं था, लेकिन ये काले लोहे के धनुष की तुलना में बहुत ज्यादा भारी था। गगन धनुष पूरी तरह से मेटल से बना था, लेकिन गगन धनुष को पकड़े हुए आदर्श को फिर से वही कंपैटिबिलिटी फील हुई। दरअसल ये सिकोया बो को पकड़े हुए महसूस होने वाले फीलिंग से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग था। तुरंत ही आदर्श को धनुष से लव हो गया। निर्भय ने कहा, गगन धनुष का शरीर ताई कैंग मेटल से बना है। ताई कैंग मेटल का एसेंस झांग परिवार का एक फैमिली सीक्रेट है। इस मेटल को बेहतरीन दिव्य काले लोहे से गढ़ा गया है, जिससे दिव्य काली मेटल में अद्भुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ताई कैंग मेटल से बने मेटल पिलर को थंबनेल जितनी चौड़ाई में हिलाने पर भी ऐसे झटके लग सकते हैं जो किसी इंसान को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये ताई कैंग मेटल एसेंस आपको इसमें युआन ची इंजेक्ट करने की परमिशन देता है। ताई कैंग मेटल एसेंस की टफनेस और स्ट्रेंथ से रिजल्ट बेहतर होगा। आप इसमें जितना ज्यादा युआन ची इंजेक्ट करेंगे, ये उतना ही टफ होता जाएगा, जिससे इसे खींचना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तुम्हारे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, इस गगन धनुष का इस्तेमाल करते समय इसमें आप कितनी भी ताकत लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस बात का कोई डर नहीं है कि आपकी पावर धनुष की लिमिट से ज्यादा हो सकती है। अगर ये झांग परिवार का गगन धनुष है, तो अगर आप इसमें पूरे सागर जितनी युआनची डाल सकें, तो आप सचमुच आसमान को भेदते हुए सूरज और तारों को मार गिरा सकते हैं। निर्भय के डिस्क्रिप्शन से आदर्श का खून खौल उठा। ये सचमुच एक महान धनुष था। गगन धनुष के दोनों सिरों को देखो। ताई कैंग मेटल एसेंस पर गढ़े हुए लोहे के ब्लेड्स लगे हैं और एक झटके से कोई भी नॉर्मल स्वॉर्ड टूट सकती है। धनुष का सिरा काले हड्डी वाले विशाल गैंडे के सींगों से बना है। जहां तक धनुष की स्ट्रिंग की बात है, उसे बनाने में अनगिनत प्रोसेस होती हैं। कैंग राज्य के झांग परिवार ने एक विशालकाय ड्रैगन की पसलियां प्राप्त की और उन्हें धनुष की स्ट्रिंग में लपेट दिया। फिर उसे शार्क की खाल से बने मिक्सचर में 18 साल तक भिगोया गया। उसके बाद ही वो पूरी तरह तैयार हुई। निर्भय के डिस्क्रिप्शन और आदर्श को दी गई उसकी नजर ने एक मैसेज दिया, तुम्हें ये धनुष देना तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन निर्भय के डिस्क्रिप्शन के बिना भी आदर्श समझ सकता था कि धनुष ने उसे कितनी गहरी फीलिंग दी थी। एक नॉर्मल आइटम अकेले पत्थर के कमरे में कैसे रखी जा सकती थी? ये शायद वैभव दिव्य साम्राज्य शस्त्रागार का सबसे कीमती वेपन था। बच्चे, इसे खींचने की ट्राई करो। कोई युआनची मत डालना, वरना तुम इसे खोल ही नहीं पाओगे। बस अपनी शारीरिक पावर का यूज करो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम इसे आधे से ज्यादा नहीं खींच पाए तो कोई चीटिंग मत करना और इस धनुष को वापस रख देना। जैसा कि निर्भय ने कहा, वो अपनी दाढ़ी को चुटकी बजा रहा था। ये साफ था कि आदर्श को इस तरह वेलकम करने के लिए उसके दिल में पेन था। आदर्श अब और वेट नहीं कर सकता था। उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और ची को अपने डैनिटियन में ले लिया और हॉर्स राइडिंग पोस्चर में उसने अपनी कमर को एक हाथ के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी सभी मसल्स को पंप किया। खोलो, आदर्श दहाड़ा। उसके जोड़ों से काकाका जैसी आवाज निकली। जैसे ही गगन धनुष धीरे धीरे 0% से 50% की ओर झुका और वो 100% के करीब पहुंचा। आदर्श ने अपने शरीर की ताकत का यूज करके गगन धनुष को 3/4 तक खींचने में सक्सेस हासिल की थी।